हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजार वक्त हो जाती थी। मैं अभी ज़ेर तलीम था। मुझसे दो छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल में पढ़ रही थी। लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़श्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता जा रहा था, मगर उसे भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में तल्लुकात भी थे। इस बिना पर मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर उसे ये तरकीब सोची कि मकान खाली करवा कर इसमें कुछ रद्द बदल करके नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे। उसे ये फ़ायदा था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती। हमसे तो उसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकते, सो इन्होंने भी इसमें आफियत जानी कोई और मकान तलाश कर ले। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश थी किसी खूबसूरत से घर में रहे, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सार उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती है, कभी अच्छा पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी नासुदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रही। वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़का सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ गुलाब मोतियां के पौधे और दीवार पर चमेली चढ़ाई हुई थी। बरामदे में गमलों पर केरू पेरू के कर इसमें सदाबहार पौधे लगाकर इसको सजाया हुआ था। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी इनके दिन भी फेर दे और इन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर उनकी ज़बान पर आ जाती थी। अब्बा उनकी इस ख्वाहिश पर चिढ़ जाते और अक्सर ही दोनों में तल्ख कलामी हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहैया कर ही लिया तो बेचारा अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहाँ से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नज़दीक पड़े, बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, बातें भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियाँ किराए के मकान में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगा, अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं इस बात में सारा लाता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूँगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊँ, ऐसा घर जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर घर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक होता तो किराया इतना ज़्यादा होता अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डब्बे जैसा फ्लैट या मकान ऐसा खराब जिसमें रहने का तसव्वुर ना किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अब्बा की मुलाकात एक शख्स से होगी जो कि एस्टेट एजेंसी का मालिक था। उसने बताया कि उसके पास कई मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर तो उसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हदायत करके गए हैं, बेशक किराया ज़्यादा ना लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना जानते हो। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं, कार गफलत की नज़र हो जाता है, बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से कूद कूद का फूल पौधे उजाड़ देते हैं। इसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से ज़रा दूर है, थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टाफ मौजूद है और बाजार वगैरह भी है। अब्बा का ख्याल था जैसा घर उतार है उसका किराया बहुत ज़्यादा होगा, फिर आबादी से दूर होगा तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में वक़्त होगी। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स सर हो गया, आप आए तो सही, एक नज़र देख घर देख लें, फिर किराया पूछिएगा। अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुआ तो बेशक ना ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आखिर कुछ रोज़ बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा उस इलाके में पहुंच गए जहाँ वो घर मौजूद था। उस इलाके से कुछ दूर उस शख्स की एस्टेट एजेंसी थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये देख कर हैरान रह गए कि वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाई यहाँ से वहाँ लॉन तक था, फूल पौधे थे, मगर पौधे देखभाल ना तकरीबन होने की सूख रहे वजह से थे, मगर घास घर लंबी बहुत लंबी हो शानदार गई। था। 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल लगे बाथरूम, इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो भाई? अब्बा बोले, हम इस काबिल नहीं है इस बंगले का किराया अदा कर सके, हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए। ये महल हम क्या करेंगे साहब? आपको बताया ना, मालिक मकान इसके किराए की फिक्र में नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि इस घर की देखभाल होती रहे, वरना उन्हें उल्टा चौकीदार को पैसे देकर रखना पड़ता। आप जितना किराया इस घर का दे रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं उतना ही दीजिएगा, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले किया है। क्या मतलब? मैं तो इस मकान के सिर्फ 1500 देता हूँ। अब्बा जी ने चुभती हुई निगाहों से उसे देखा। 1500? वो आदमी ज़रा चुप हो गया। अच्छा ये बताएं, आप लोग घर की देखभाल तो सही रखेंगे ना?
बाज़ लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया आपकी वाइफ ने घर को बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से कब भी जानने वाला था। उसने उस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है अब्बा, घर अच्छा है, अम्मी तो कितना ख्याल रखती है घर का। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को ले आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। मैंने बाइक पर परा और सबा को स्टॉप तक छोड़ दिया करूँगा। मेरे लिए तो स्टॉप ज़्यादा दूर नहीं है। और क्या जवान बच्चे हो, इस शख्स ने फ़ौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर भी दस्तयाब नहीं था तो किराया बहुत था। ठीक है मगर मैं कल आकर बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते पर अब्बा को कॉल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं। फिलहाल 4-5 बरस तक उनके आने की उम्मीद नहीं है। इस अरसे में मैं नौकर होकर जाऊंगा, हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता हूँ कि अम्मी खुश हो जाएगी। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम परजोश होगी। अंधेरा ना हो जाता तो मैं अभी चली जाती। वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैं दिल खोलकर इस घर की तारीफें की, एक एक चीज़ की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हो रही। कहने लगी मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है तो लंबी मगर जल्दी मिल जाएगी। हम उन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीद लेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बुनती रही और मैं भी खुश होता रहा। छोटी छोटी बहनें भी खुश हो रही थी। अगले रोज़ अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे कि मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर नहीं मिल रहा था, फिर भी इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहाँ पहुँचे तो अम्मी की तो बांछें खुल गई। बहनें बहुत खुश हुई। एक बहन बोली हाय यहाँ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर उनको मिल जाएगा। वो बोली ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बेखुशी रह सकती हूँ। फिर उनकी निगाहें साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहाँ भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है, शायद खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने सबको राजी राजा देखा तो वापस पर एस्टेट एजेंसी वाले से बातें कर के आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग ने घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की। हफ्ते भर में हम लोग ने नया घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल होगी घर दमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती, मैं टब में पानी भर भर कर नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती। उन्हें बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक था। कर्ज घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक न आसपास की आबादी को बगौर देखा था, न वहाँ रहने वालों के बारे में जानना चाहा। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाक़या था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। उसके जिस्म पर और मुँह पर साबुन लगा हुआ था। पानी चला गया। उसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गई। उन्होंने कहा कहीं से कोई वाल बंद हो गया है, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने उसे बाल्टी में पानी भर कर दिया। वो नहाकर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायज़ा लिया। यूं ही पानी निकला खोला, पानी बड़ी तेज़ी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा, इसे सही तरीके से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी नलके का वाशर ख़राब हो गया है। उन्होंने नीचे से वाल बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया। पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था। बंद करने पर बंद हो रहा था और हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था, नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, न शावर से पानी आ रहा था न टब के नलकों से। बेसन का नलका भी बंद था। मैं नचार बाहर निकला, बाथरूम में मुंह धोने चला गया। नलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि नलका खुद ब खुद खुल गया और तेज़ी से पानी गिरने लगा। मैं बंद करने मुड़ा तो नलका बंद था। मैंने बहुत हैरान हुआ, क्या मामला है। मैंने अम्मी को बताया तो वो बोली खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है। जन्नत होंगे। मेरी बहन बोली ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सुबह मैं चाय बनाने जा रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसी फू फू कर रही थी जैसे उसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी अच्छा ये फजूल बातें मत करो, अपने अब्बा के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वो तो बात को बतंगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सुबह मैं किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा बिल्ली किचन के दरवाजे के साथ खड़ी करा रही थी। इसके जिस्म का एक बाल खड़ा हुआ था।
एकदम फूली हुई थी। वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर-उधर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे खा रही थी। हालाँकि आस-पास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये फू-फू करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नज़र आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ-कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है। वो बोली, क्या सुबह अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी और ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। इसने नलका खोल कर दिखाया, वाकई पानी बंद था। फिर सारे घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसी खाली थी जैसे इसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई। मोटर से एक आवाज़ आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। तो एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर हो रही थी। मैंने जलाकर टैंक खोला मगर इसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया। उन्होंने भी तस्दीक की। टैंक में पानी के बजाय अम्मी परेशान होगी। मैं बराबर वाले प्लाट से पानी भरकर लाया। मैंने बराबर वाले मुंह धोया और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। दोपहर को घर आया। अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को नलका खोला तो पानी आ रहा था। मैंने हैरान होकर चलाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सुबह भरा था मैंने, अम्मी बोली, मगर वो खाली थी। मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तुम्हें गलतफहमी होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो ये टैंक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा, टैंक का ढकना उठाया और मेरे मुंह से चीख निकलते रह गई, इसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मामला है। अम्मी परेशान होगी। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो अब नॉर्मल थे, बहुत कम बातें करते थे। खाने को दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मुंह धुलाया तो धो लिया, वरना अब तो यूं ही घूमते रहे थे। हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो इन्हें हमारे पास छोड़ गई। उन्हें आए हुए 1-2 रोज़ ही हुए थे। कमरे से उनकी चीखने की आवाज़ें आने लगी। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाजे में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाती थी, इसका रवा रवा खड़ा हो जाता था। इसके तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे। रंग का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। वो हाथ उठा कर कह रहे थे कि ये हमें अंदर आने नहीं दे रहा। मैं आगे बढ़ा। अम्मी, अब्बा और बहनें सब जमा होगी। कौन मामू, कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा, मुझे बाथरूम में कुछ नज़र नहीं आया। ये उसके दांत बाहर हैं और सर पर सींग है। इन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया और अम्मी ने इतनी देर में आयतों का विर्द शुरू कर दी। पता नहीं मामू को क्या नज़र आ रहा था। फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। गया वो जर्द होकर बोले, 3-4 दिनों सुकून से गुजरे। मैं लॉन में बैठा था, असर का वक्त था। अचानक मेरे सर सामने एक सांप का फन लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा। घास में से सांप निकल आया, मगर सांप से ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अनदेखे हाथ में था। कोई इस रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं अलग से कोई आवाज़ भी ना निकाल सका। बैठे बैठे पसीने में नहा गए। इस घर में ज़रूर कोई बुला है, कोई असेब है, कुछ भी है ज़रूर। हमें ये घर फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते ही मुझे गुमसुम हालत में देखा तो इधर ही चले आए। अब्बा मेरी यूं ही नज़र पड़ी। मैंने खौफ से चलाया, अब्बा सांप कहाँ है। अब्बा समझे घास में सांप नज़र आ रहा है, मगर मैं खला में देख इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नज़र नहीं आ रहा था। फिर सांप गायब होगा। मैंने खौफजदा आवाज़ में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दे, अब्बा यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया। सब मेरे सराहने जमा हो गए। अम्मी पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बड़बड़ाए, और लोग खूबसूरत मकान तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे। मैं अब तक खौफजदा था। लगता था मेरे सामने कोई सांप लहराने लगा है। मैं बोला, अब नहीं अब्बा, हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी भीगी पट्टियाँ रख रही थी। उनमें से कोई भी कुछ न बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थी। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, उस दिन गेट पर अम्मी को एक खतून मिली। उनके साथ उनका बेटा भी था। उस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थी। उन्हें ये भी खबर नहीं थी कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थी कि मैं सच पूछिए, मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती लाया। ये कहता है कि खामखा इस घर को बदनाम किया हुआ है। चल कर देखिए, वो 2 माह से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, इस घर के बारे में क्या मशहूर है। मैंने पूछा, बेटा इस घर में कोई हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिका। बात तो ये कि माली मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहते हैं, बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर देते हैं, मगर ये घर असेफ ज़दा है। इसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे, वो 2-3 मज़दूरों की लागत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है, ये सब कहानियाँ है, मुझे ज़बरदस्ती आपने मिलाने ले आया, मगर अब मुझे तो अभी भी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या अम्मी।
अभी जवाब नहीं दे पाई थी क्योंकि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली, अम्मी साहब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी, मैं भी अंदर आया। किचन के बेसिन में खून भरा हुआ था। जो भी नलका खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने उसी दिन उस खूबसूरत कार को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि उनका फिर इरादा बदल गया था। उन्होंने अब्बू से कहा था किसी बुजुर्ग से 1000 खर्चवा लेते हैं मगर ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा। मगर शायद उनके उस इरादे की खबर उस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसलिए सबको खून नजर आया और हमने घर छोड़ दिया।